नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और रूस के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर, 12 परमाणु रिएक्टर लगाने का करार। भारत में बनेंगे 226 कौमेव हेलीकॉप्टर। 16वीं शिखर बैठक के बाद भारत रूस का साझा बयान, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर। सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का रूस ने किया समर्थन। कीर्ति आजाद के समर्थन में उतरे सुब्रमण्यम स्वामी, पूछा क्रिकेट का मुद्दा पार्टी अनुशासन में कैसे, आजाद ने की प्रधानमंत्री से दखल की मांग। दिल्ली में बाहर से आने वाली निजी कारों पर भी लागू होगा सम विषम फॉर्मूला। वीवीआईपी, वरिष्ठ नागरिकों और महिला ड्राइवरों को छूट, नियम तोड़ने पर 2000 का जुर्माना। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं, रोशनी में नहाए चर्च। बुलेटिन में सबसे पहले बात भारत रूस 16वीं शिखर बैठक की। भारत और रूस के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख समझौता रक्षा क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा में सहयोग है। दोनों देश मिलकर 226 सैन्य कौमेव हेलीकॉप्टर और 12 परमाणु संयंत्रों का निर्माण करेंगे। इसमें भारत की स्थानीय कंपनियों की भी भागीदारी होगी। 16वीं सालाना शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश बढ़ाने समेत कई मसलों पर बातचीत हुई। शिखर वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कौमोव हेलीकॉप्टर का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत पहली बड़ी सैन्य परियोजना है। पुतिन ने जानकारी दी कि रूस के तमिलनाडु में बनाए गए कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की दूसरी इकाई अगले कुछ हफ्तों में चालू हो जाएगी। वहीं यूनिट 3 और 4 को लेकर बातचीत चल रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 2 जगहों पर 12 रूसी परमाणु रिएक्टर बनाने के मामले में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। वार्ता के दौरान मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठनों में भेदभाव किए बिना आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक होने की जरूरत है। पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया। The intergovernmental agreement on manufacture of Comov 226 helicopter in India is the first project for a major defense platform under the Make in India mission. It is rightly with our most important defense partner. The pace of our cooperation in nuclear energy is increasing. We are making progress on our plans for 12 Russian nuclear reactors at 2 sites. इनके अलावा भी दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर करार हुए हैं। दोनों देशों के नागरिकों और राजनयिक पासपोर्ट रखने वालों की आवाजाही के लिए कुछ श्रेणियों में नियम कायदों को सरल बनाया जाएगा। कस्टम मामलों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। रेलवे सेक्टर में तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी है। भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने और ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग पर करार हुए हैं। रूस में तेल खनन को लेकर भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन और दोनों देशों की वार्षिक बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सीईओ मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को निवेश के लिए एक बेहद आकर्षक जगह बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार उचित कराधान प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अपनी टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी, स्टेबल बनाएं और दुनिया में व्यापार के लिए सरल देश बनकर आगे आए। रूस द्वारा हमारे मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश की इच्छा जताई गई है। मैं इसका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। हम अन्य कॉरिडोर को विकसित कर रहे हैं, जैसे चेन्नई बेंगलुरु, अमृतसर कलकत्ता
मैं इसके लिए भी आपको निवेश के लिए मैं निमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रूस के संबंध बहुत गहरे हैं। प्रधानमंत्री ने रूस को भारत का हमेशा साथ देने वाला देश करार दिया। उन्होंने कहा कि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा और ये दोस्ती सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं है। उन्होंने रूस के लोगों को भारत घूमने आने का न्योता भी दिया। रूस भारत के साथ सदा सर्वदा एक शक्ति के रूप में खड़ा रहा और ये शक्ति मित्रता की शक्ति है, दोस्ती की शक्ति है। मानवतावादी शक्तियां अगर खड़ी हो जाएगी तो आतंकवाद को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उस रास्ते पर भारत और रशिया मिलकर के काम करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाए गए सोवियत स्मारक पर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये युद्ध स्मारक एलेक्जेंडर गार्डन में क्रेमलिन वॉल पर स्थित है। 1941 में मॉस्को की लड़ाई में शहीद हुए रूसी सैनिकों के अवशेषों को पहले जेलेनोग्राद शहर में सित्तिकी स्मारक में सामूहिक कब्र में दफनाया गया था। दिसंबर 1966 में इस युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर इन अवशेषों को क्रेमलिन वॉल पर लाकर दफनाया गया। 8 मई 1967 को इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था। और अब बात कुछ और खबरों की। बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के समर्थन में वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी उतर आए। उन्होंने अपने ट्वीट में क्रिकेट का मामला राजनीतिक अनुशासन से जोड़ने पर सवाल उठाया है। इस बीच पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं की कल हुई बैठक ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को ट्वीट कर कीर्ति आजाद के निलंबन पर सवाल उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या क्रिकेट का मामला पार्टी के अनुशासन के तहत आता है। इस बीच कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री से निलंबन की वजह पूछी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सेवक संघ की सदैव यह बात रही कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। आज मैं भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसे, आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के घर पर 4 नेता अनौपचारिक रूप से मिले। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार थे। हालांकि शांता कुमार ने इसे केवल सौजन्य मुलाकात बताया। पार्टी के पुराने तो आपस में मिलते जुलते तो रहते हैं, तो वैसे मिले और चाय पी और बातचीत हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने डीडीसीए विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जो व्यक्ति पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज बिल्कुल चुप है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और लोगों का भरोसा टूट रहा है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें इंक्वायरी करानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने वित्त मंत्री का बचाव किया। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब पर झूठे अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले दिन से ही इनको सिरे से खारिज किया है। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाने वाले कीर्ति आजाद को बुधवार को बीजेपी ने निलंबित कर दिया था। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पोस्ट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भाषा पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के पास अभद्रता करने का अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री ने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर और बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसे किस तरह लिया जाए। उन्होंने सलाह दी कि संवैधानिक पदों पर बैठने वालों को संयमित भाषा बोलनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी पहले अपने नेताओं को संभाले। बहुत ज्यादा श्रेय तो खुद बीजेपी को जाता है कि जिन्होंने राजनीति को जिस तरीके से अखाड़ा बना रखा है। आज ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके लोगों को इन्होंने टारगेट करना न शुरू कर, जिसके उन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल न किया गया हो। तो बजाय हमको सीख ना दें, अपनी पार्टी के लोगों को सीख लें, बेहद बेहतर है। बाहर से दिल्ली आने वाली सभी निजी कारों पर भी सम विषम फॉर्मूला लागू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुपहिया और सीएनजी गाड़ियां इसमें शामिल नहीं हैं। नियम तोड़ने वालों पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सम विषम योजना का खाका पेश किया। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी होगी। 1 से 15 जनवरी तक ये योजना रविवार को छोड़कर हर दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगी।
एक अच्छी शुरुआत है, शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा उसके बाद टू व्हीलर्स को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे जब हमें लगेगा कि इस कैपेसिटी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नियम न केवल दिल्ली की बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस, परिवहन विभाग को इस नियम से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सीएनजी और दुपहिया वाहनों के साथ महिला ड्राइवरों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को ले जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। वीवीआईपी हस्तियों को योजना से बाहर रखा गया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सम विषम नियम लागू होगा। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए 10,000 ऑटो और 6,000 अतिरिक्त बसें 1 जनवरी से सड़कों पर उतारने की योजना है। वहीं यातायात प्रबंधन के लिए 10,000 स्वयंसेवक भी लगाए जाएंगे। ये तकलीफ हमारे लिए ही है, आपस में हम सब लोगों के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। इसमें सरकार को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम सब लोगों को अच्छी हवा मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट सब लोग करें, मेरी ऐसी सब लोगों से अपील है। बीजेपी ने कहा है कि इस योजना को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। असली बात है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, और जहां तक ऑड इवन की बात है, इसमें कई कठिनाइयां आ सकते हैं यदि दिल्ली सरकार एक अच्छे पॉजिटिव मंशा के साथ बिना किसी पे आरोप लगाए हुए सबके साथ काम करे, अलग एजेंसीज के साथ, नहीं तो दिक्कतें पैदा होंगी। 1 से 15 के बीच में एक असामान्य जीवन पर आप कोई एक पद्धति को चलाएंगे तो उसका एक असर होगा, लेकिन एक ऊपर से नीचे मिलके केवल नाटक होगा और ना इसका कोई सकारात्मक असर होगा। इसमें कोई भी दूरगामी ना हम कोई अनुभव ले पाएंगे। दिल्ली में करीब 20 लाख कारें हैं। इस योजना के बाद 1 जनवरी से आधी कारें सड़कों पर नहीं उतरेंगी। इससे प्रदूषण और जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और आइए अब जानते हैं सम विषम फॉर्मूले पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। कार पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर पाते थे, अपनी मर्जी से जा पाते थे, इवन इफ़ यू हैव टू बोर्ड अ बस फ्रॉम सम पॉइंट, बट अब सोच रहे हैं 2 व्हीलर पे धक्के खाने पड़ेंगे। अपनी स्किन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्लू लेकर के एक तुगलकी फरमान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी बहाने पता लग जाएगा कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इतने जल्द लोग जिस तरह रिएक्शन दे रहे हैं कि नहीं ये गलत है, दिस एंड दैट, क्रिटिसाइज करने से पहले एटलीस्ट एक बार हमें देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। क्या पता कुछ अच्छा एक ऑल्टरनेटिव और निकल के आए। अभी तो ये 15 दिन के लिए तो है। लेट अस सी, पीपल आर वर्किंग इन IITs एंड ऑल, दे विल सजेस्ट सम वेज टू कर्ब द पोल्यूशन। मेट्रो यूज़ करेंगे, मतलब आप वर्क प्लेस के पास मेट्रो, जिनके पास, हमारे पास पॉसिबिलिटी है मेट्रो यूज़ करने की, तो वी विल ट्राई। दिल्ली में अब सर्कल रेट से कम पर भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकेगी। हाई कोर्ट ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। अब इस पर फैसले का अधिकार रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। जानकारी से जहां उपभोक्ता के पक्ष में फैसला मान रहे हैं, वहीं राजस्व घटने की आशंका भी जताई जा रही है। दिल्ली में सस्ती प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का रास्ता आसान हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब राजधानी के किसी भी इलाके में ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री सर्किल रेट से कम पर कराई जा सकती है जिनकी कीमत उस इलाके के न्यूनतम सर्किल रेट से भी कम है। संपत्तियों की कीमत के आकलन का अधिकार सब रजिस्ट्रार को दिया गया है। जरूरी नहीं है सर्कल रेट और स्टैंप जो आपका मार्केट रेट है बराबर हो। कुछ जगह में मार्केट रेट ज़्यादा है और सर्कल रेट कम है, 60 से 80% तक हैंगे। और वहाँ कोई प्रॉपर्टी अनसोल्ड है, वहाँ पर कोई बायर नहीं है, क्योंकि सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है, लोगों को स्टैंप ड्यूटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, स्पेशली कैटेगरी ए का, चाहे वो कनॉट प्लेस सराउंडिंग का एरिया या साउथ दिल्ली का एरिया। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति RS एंडलॉ की खंडपीठ ने भारतीय स्टाम्प सेक्शन 47A के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सर्किल रेट से कम कीमत पर किया जा सकता है। वर्तमान नियम के मुताबिक अभी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को विवादित, अनाधिकृत और गंदे इलाकों में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन सर्किल रेट से कम पर करने का अधिकार है। सर्किल रेट से कम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने से खरीदार को कम पैसा चुकाना होता है। अदालत के आदेश के बाद अब सर्किल रेट से कम पर रजिस्ट्री होने से लाखों लोगों को कम स्टैंप शुल्क चुकाना होगा। अभी तक अगर प्रॉपर्टी की कीमत एरिया के सर्किल रेट से कम है तो रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता था। इससे प्रॉपर्टी की कीमत कम होने के बावजूद रजिस्ट्री कराने वाले को अधिक स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होता था। दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसको अपने सर्किल रेट रिवाइज कर देने चाहिए मार्केट के हिसाब से। वो टाइम टू टाइम रिवाइज करें, जो मार्केट रेट है उस हिसाब से रखें, ताकि सब रजिस्ट्रार को बहुत ज़्यादा अख्तियार ना दिए जा सके। हालांकि कोर्ट के इस आदेश से सरकारी राजस्व को भारी चपत लग सकती है।
जानकारों का ये भी कहना है कि इससे जमीन की खरीद फरोख्त में अधिकारियों की भूमिका बढ़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती होगी। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज सरोकार में बात देश में बढ़ते जन आक्रोश और उसके दबाव में आती राजनीति की। पब्लिक प्रेशर डेमोक्रेसी में तो रहेंगे। प्रजातंत्र का मजा ही है कि आपके पास पब्लिक ओपिनियन आपके पास आए। दबाव पड़ता है, सांसद भी इंसान ही है और ये भी सच है कि इस बिल के पारित होने में विलम्ब हुआ है। आज हमने 16 साल लिया, क्या फिर हम एक नया कानून लाएंगे जो 15 साल का होगा? हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को डिसरिस्पेक्ट किया है इस तरह के बिल को पारित करके। समाज में एक डर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन होगा। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। दिल्ली में अस्थायी शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये शिक्षक खुद को स्थायी करने की मांग कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अस्थायी शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं होने के बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में ठेकेदारी पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी। उल्फा महासचिव गोलब बरुआ उर्फ अनूप चेतिया को गुरुवार को गुवाहाटी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। बुधवार को ही चेतिया को उसके खिलाफ दर्ज 4 आखिरी मामलों में जमानत मिल गई थी, जिससे उसकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। बांग्लादेश ने चेतिया को भारत के सुपुर्द किया था। सीमा पार घुसपैठ, फर्जी पासपोर्ट रखने और अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा अपने पास रखने के आरोप में बांग्लादेश की पुलिस ने चेतिया को 1997 में गिरफ्तार किया था और तब से वो वहां की जेल में बंद था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 70 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। आधा दर्जन गांव के करीब 1500 लोगों ने मिलकर ये समर्पण करवाया है। माना जा रहा है कि सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार के लिए इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नक्सल समर्थकों के समर्पण की ये इलाके में पहली बड़ी सफलता है। एक महीने में ये दूसरा आत्मसमर्पण है। कुछ दिनों पहले इस इलाके में एक साथ 26 लोगों ने समर्पण किया था। 120 केसेस को हम स्टडी करने के बाद 70 लोगों को नाम हमारा रिकॉर्ड्स में होने से 70 लोगों को आज हम लोगों ने सरेंडर कराया। प्रोत्साहन राशि जो घोषित है, सबको एक 10-10 हज़ार का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। कुछ लोग भरमार बंदूक, कुछ छोटा छोटा बम और पाइप बम के साथ भी आए हुए थे, उनको भी इनाम मिलेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सीमा पर निगरानी तंत्र मजबूत करने पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार सशस्त्र सीमा बल के गैर वर्दीधारी कर्मियों की सुविधाएं वर्दीधारियों के बराबर करने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री कल दिल्ली में आयोजित सशस्त्र सीमा बल के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर गृह मंत्री ने भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी रोकने, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने, अवैध कारोबार रोकने में एसएसबी की भूमिका को सराहा। गृह मंत्री ने नेपाल भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन में एसएसबी के योगदान को भी अहम बताया। इससे पहले गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और अभूतपूर्व साहस के लिए बल के जवानों को सम्मानित भी किया। एसएसबी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा में, और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर से रिलेटेड भी काम सशस्त्र सीमा बल करता रहा। सशस्त्र सीमा बल की उत्कृष्टता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सशस्त्र सीमा बल बधाई का पात्र है। सरकार ने जरूरी दवाओं की सूची में 106 दवाएं और शामिल की हैं। इनमें कैंसर, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस C की दवा शामिल हैं। इसके साथ ही जरूरी दवाओं की सूची में शामिल दवाओं की संख्या 376 हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बनाई गई कोर कमेटी ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 106 दवाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, वहीं 70 को हटाया भी गया है। इस सूची में उन जरूरी दवाओं को शामिल किया जाता है जो लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करती हैं। सरकार ने प्याज की न्यूनतम निर्यात मूल्य खत्म कर दी है। इस फैसले से प्याज निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विदेश व्यापार के महानिदेशक की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों का निर्यात किया जा सकता है। इसमें न्यूनतम निर्यात मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगस्त में सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाकर प्रति टन $700 कर दिया था, क्योंकि बेमौसम की बरसात के कारण प्याज उत्पादन में कमी आ गई थी। इससे घरेलू बाजार में प्याज की कीमत बढ़ गई थी। न्यूनतम निर्यात मूल्य वो दर है जिससे कम में कोई व्यापारी निर्यात नहीं कर सकता। न्यूनतम निर्यात मूल्य में बढ़ोतरी के कारण निर्यात में कमी आती है और घरेलू आपूर्ति बढ़ जाती है। बाद मौसम की पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड ने पूरे उत्तर भारत को चपेट में ले लिया है। मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को तापमान में 0 से नीचे दर्ज किया गया। कोहरे का असर यातायात पर पड़ रहा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं कोहरा, ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी है। पहलगाम और गुलमर्ग में तापमान माइनस में चला गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, चंबा में मौसम की पहली बर्फबारी से लोग काफ़ी खुश हैं। शिमला में न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री दर्ज किया गया। अभी उस साइड को तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और यहाँ भी सबको यही एक्सपेक्टेशन है कि इस बार वाइट क्रिसमस मनाया जाएगा। बर्फबारी की वजह से स्थानीय व्यापारी काफ़ी खुश हैं। क्रिसमस और नए साल से पहले हुई बर्फबारी से सैलानियों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ और बर्फ़ गिरे, क्रिसमस भी आ रहा है, नए साल भी आ रहा है और टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे और शहरवासियों को भी फ़ायदा होगा और टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदा होगा। पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत में भी सर्दी का सितम बढ़ गया है। दिल्ली में कोहरे और ठंड से लोग बेहाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी शीतलहर जारी है। अमृतसर में तापमान 0 से नीचे चला गया है, तो वहीं हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा इलाका रहा। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड है जी। ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों में बर्फबारी हो गया है। इधर तो कोहरा तो कम है पर हाथ पैर बहुत सुन्न हो रहे हैं जी। कोहरे से सड़क, हवाई और रेल यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। ट्रेन यहाँ पे 1.5 घंटा लेट आई है। काफ़ी कोहरा छाया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी धुंध सी लग रही है और बहुत काफ़ी ठंडी है और इस कारण से ट्रेन 1.5 घंटा लेट आई है। फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक अभी सुबह और रात के तापमान में और कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सऊदी अरब में एक अस्पताल में आग लगने से 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। आग दक्षिणी सऊदी अरब के जुजान जनरल हॉस्पिटल के ICU और जच्चा बच्चा केंद्र में लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इंडोनेशिया में राहत और बचाव दल ने गल्फ ऑफ बोन से 40 शव बरामद किए हैं। ये शव शनिवार को नौका हादसे में लापता लोगों के हैं। शनिवार को इंडोनेशिया की एक नौका में हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 118 यात्री सवार थे। हादसे के वक्त नौका कुलाका प्रांत से सुलावेसी प्रांत की तरफ जा रही थी। इस बीच राहत और बचाव दल ने 15 लापता लोगों की तलाश में फिलहाल जुटा हुआ है। इराकी सुरक्षा बलों का रमादी में आगे बढ़ना जारी है। सुरक्षा बलों ने रमादी के ज्यादातर इलाकों को IS आतंकियों से मुक्त करा लिया है। अनबार प्रांत की राजधानी रमादी के ज्यादातर इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। सेना और IS के बीच कड़े संघर्ष के बाद सेना को यह कामयाबी हासिल हुई। रमादी पर सेना का कब्जा IS संगठन के लिए बड़ा झटका है। सुरक्षा बलों को मिल रही कामयाबी से सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जे के लिए सेना ने नवंबर में अभियान शुरू किया था।
ये IS से छुड़ाया जाने वाला दूसरा प्रमुख शहर है। अप्रैल में तिकरित पर कब्जे के बाद ये इराकी सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी है। रमादी पर कब्जे के बाद सेना की कोशिश फलूजा को आतंकियों से मुक्त कराने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात क्रिसमस की करते हैं। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। चर्च और क्रिसमस ट्री को विशेष तरीकों से सजाया गया है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जा रही है। आपको दिखाते हैं दुनिया भर में मनाए जा रहे क्रिसमस की खास झलकियां। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और रूस के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर। 12 परमाणु रिएक्टर लगाने का करार। भारत में बनेंगे 226 कॉमोव हेलीकॉप्टर। 16वीं शिखर बैठक के बाद भारत रूस का साझा बयान। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर। सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का रूस ने किया समर्थन। कीर्ति आजाद के समर्थन में उतरे सुब्रमण्यम स्वामी। पूछा क्रिकेट का मुद्दा पार्टी अनुशासन में कैसे। आजाद ने की प्रधानमंत्री से दखल की मांग। बाहर से आने वाले निजी कारों पर भी लागू होगा सम विषम फॉर्मूला। वीवीआईपी, वरिष्ठ नागरिकों और महिला ड्राइवरों को छूट। नियम तोड़ने पर 2000 का जुर्माना। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। रोशनी में नहाए चर्च।